चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, रात का समय है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा डॉक्टर एक युवा लड़के को देखने आता है। एकदम नॉर्मल सी बात लगती है ये तो। हाँ, शुरुआत में तो। और वो डॉक्टर अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट देखकर अपनी पढ़ाई के आधार पर बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि भाई इस लड़के को कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो उसे खारिज कर देता है। बिल्कुल। वो कहता है कि ये सिर्फ मांसपेशियों की ऐंठन है या कोई सामान्य सा साइकोलॉजिकल एरर है। जो कि आजकल के डॉक्टर्स अक्सर कही देते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। सही बात है। लेकिन अगले ही पल वो लड़का जो एकदम बीमार और लकवाग्रस्त सा दिख रहा था ना, वो अचानक उठता है। अच्छा। हाँ, और एक बहुत ही अमानवीय, मतलब एकदम खौफनाक मुस्कान के साथ वो उसी डॉक्टर की गर्दन दबोच लेता है। बाप रे। तो विज्ञान जो अब तक हर सवाल का जवाब दे रहा था ना, वो अचानक वहां एकदम दम तोड़ देता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हम इंसानों ने अपने आसपास सुरक्षा का एक कैसा झूठा भ्रम पाल रखा है। बिल्कुल, हमें लगता है हर चीज का लॉजिक है। हाँ। कि हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का कोई ना कोई तार्किक कारण तो होगा ही। लेकिन जब तर्क और आधुनिक चिकित्सा काम करना बंद कर देते हैं तो इंसान एक बहुत ही गहरे अंधेरे में गिरने लगता है। एकदम सही। और आज हम उसी भ्रम के टूटने की बात कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल में हम इसी भयानक अंधेरे का सामना करने वाले हैं। और इस चर्चा का आधार है मिस्टर हाई थिंक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो, जो एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना को सामने लाता है। हाँ, गूंगन मसानी की घटना। और मैं साफ कर दूं, आज हमारा मिशन सिर्फ एक भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। तो हम असल में किस चीज की पड़ताल कर रहे हैं? हम उस मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक जंक्शन को समझना चाहते हैं जहां इंसान का अति उत्साह उसे एक ऐसी खाई में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ से। 3 दोस्त हैं, आमिर, अरमान और नमन। एकदम आम युवाओं की तरह। हाँ, एक नॉर्मल सा रोड ट्रिप प्लान किया था उन्होंने, जयपुर के हवा महल और खाटू श्याम जाने का। सफर तो अच्छा लग रहा है। सफर अच्छा था, लेकिन आगरा के पास पहुंचकर वो लोग मुख्य हाईवे को छोड़ देते हैं और एक अनजान, एकदम ऊबड़-खाबड़ जंगली रास्ता चुन लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुक करना इस इंसानी मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। बिल्कुल। जब हम एडवेंचर की बात करते हैं तो अक्सर ये हमारी उस पुरानी आदिम वृत्ति का हिस्सा होता है जो खतरे से खेलना चाहती है। मतलब जानबूझकर रिस्क लेना। हाँ, मुख्य सुरक्षा रास्ता छोड़कर घने जंगल का रास्ता चुनना महज एक फैसला नहीं था, ये उस सुरक्षा के भ्रम को चुनौती देना था। इसे देखकर मुझे ना उन डरावनी फिल्मों का वो घिसा-पिटा सीन याद आता है। कौन सा वाला? वो जहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है आगे खतरा है, और मुख्य किरदार जानबूझकर उसी रास्ते पर चले जाते हैं। हाँ, और हम स्क्रीन के सामने बैठ के चिल्ला रहे होते हैं कि वहां मत जाओ। एकदम वही। लेकिन जब मैं वीडियो में इस हिस्से को देख रही थी तो मुझे लगा कि क्या ये सिर्फ युवाओं का एडवेंचर का शौक था, या फिर कुछ और, या फिर उस रहस्यमयी रास्ते की अपनी कोई ऐसी चुंबकी ऊर्जा थी जो इन लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। देखो, इस पर 2 अलग-अलग नजरियों से बात की जा सकती है। अच्छा, बताइए। अगर हम इसे सिर्फ मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो इसे सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। मतलब जहां युवा दिमाग खतरे का सही आकलन कर ही नहीं पाता। समझ गई। और दूसरा नजरिया? दूसरा है पारालौकिक अध्ययन। इसके अनुसार कुछ भौगोलिक जगहें ऐसी होती हैं जो सदियों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख चुकी होती हैं। बाप रे। हाँ, और वो शिकार को अपनी तरफ खींचती हैं। अब सोचो, रात के 12-1 बजे के बीच उनकी कार का पंचर होना। और सिर्फ पंचर ही नहीं, जब वो स्टेफनी निकालते हैं तो पता चलता है कि उसमें भी हवा नहीं है। तो ये सिर्फ खराब किस्मत तो नहीं लगती ना? बिल्कुल नहीं। ये उस अलगाव की, मतलब आइसोलेशन की एक सोची समझी शुरुआत लगती है जहां उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक स्थानीय मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरता है जो रात के अंधेरे में वहां गया। हाँ, वो उनकी मदद तो करता है, लेकिन साथ ही एक बहुत गंभीर चेतावनी भी देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि ये जगह बाहर से आए नवयुवकों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये एक रहस्यमयी और अजीब जगह है। ये मोटरसाइकिल सवार दरअसल एक थ्रेशोल्ड गार्जियन यानी एक सीमा रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। सीमा रक्षक मतलब स्थानीय लोगों को अपने इलाके की प्रतिबंधित जगहों का जो ज्ञान होता है ना, वो कोई अंधविश्वास नहीं होता। तो वो क्या होता है? वो पीढ़ियों के खौफ और अनुभवों से उपजा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है तो वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा,
वो दरअसल आपको उस अदृश्य खतरे का नक्शा दे रहा है जिसे पार करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, उन लड़कों ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। जो कि बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, अब उन्हें कार में जैक लगाना था, तो ईंट पत्थर ढूंढने के चक्कर में नमन और अरमान और गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। जंगल के अंदर? हाँ, जंगल की तरफ। और वहां उन्हें एक पुराना सरकारी हैंडपंप दिखता है। रात के अंधेरे में जंगल के बीच एक हैंडपंप? हाँ, वहां एक हल्की सी रोशनी है और एक महिला पानी भर रही है। कोई भी सोचेगा कि शायद कोई पास का गांव होगा। मैं भी यही सोचती, लेकिन स्रोत सामग्री में जो विजुअल्स बताए गए हैं वो सच में दिमाग को सुन कर देते हैं। ऐसा क्या था उस दृश्य में? उस महिला के पैरों पर एकदम भालू जैसे घने बाल थे। बाप रे। पर पता है, मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो बाल नहीं थे। तो क्या था? वो महिला हैंडपंप चला रही थी, पानी गिर रहा था, लेकिन वहां कोई बाल्टी या बर्तन था ही नहीं। क्या? बिना बर्तन के? हाँ, वो बस खाली जमीन पर पानी चलाई जा रही थी। अब यहाँ ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और इस दृश्य का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना, वो बहुत गहरा है। कैसे? देखो, इंसान को सबसे ज्यादा डर बड़े दानवों या राक्षसों से नहीं लगता। तो किससे लगता है? उसे तब सबसे ज्यादा डर लगता है जब उसके आसपास की बेहद आम और सामान्य चीजें प्राकृतिक नियमों को तोड़ देती हैं। जैसे हैंडपंप से बिना बाल्टी के पानी भरना। हाँ, इसे मनोविज्ञान में अनकैनी वैली का प्रभाव कहते हैं। एक महिला का पानी भरना एक बहुत ही घरेलू आम दृश्य है, रोजमर्रा का काम। लेकिन बर्तन का ना होना उस पूरी वास्तविकता में एक ग्लिच पैदा कर देता है, एक खराबी। ओहो, मतलब दिमाग तुरंत भांप लेता है कि कुछ तो बहुत गलत है। बिल्कुल, दिमाग को तुरंत संदेश जाता है कि सामने जो भी है वो इंसान होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। उसे इंसानी दुनिया के नियम पूरी तरह से पता ही नहीं है। और जब उन लड़कों ने उस महिला को आवाज दी तो जो प्रतिक्रिया हुई वो और भी भयावह थी। उसने क्या किया? वो महिला अपना काम छोड़ देती है और पास में एक पीपल का पेड़ था, उसकी परिक्रमा करने लगती है। परिक्रमा? हाँ, लेकिन सीधी नहीं, वो उल्टी परिक्रमा करने लगती है और अजीबोगरीब एकदम डरावनी आवाजों में कुछ बुदबुदाने लगती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये उल्टी परिक्रमा वाली बात इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। वो कैसे? दुनिया की लगभग हर लोक कथा और प्राचीन धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई और परंपरा, प्राकृतिक चक्र की दिशा को बहुत अहम माना जाता है। जैसे घड़ी की दिशा या सूर्य की दिशा। बिल्कुल, उसे जीवन और निर्माण का प्रतीक माना जाता है। तो उल्टी परिक्रमा का क्या मतलब हुआ? जब कोई शक्ति जानबूझकर उल्टी परिक्रमा करती है तो वो ब्रह्मांड के नियमों का उपहास कर रही होती है। बाप रे। वो जीवन का नहीं बल्कि विनाश का, मृत्यु का और असृजन का आह्वान कर रही होती है। असृजन मतलब एंटी क्रिएशन। हाँ, ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण था कि वो शक्ति एक बेहद आक्रामक और नकारात्मक इकाई थी। इसके बाद तो लड़कों में जो दहशत फैली वो एकदम स्वाभाविक थी। वो लोग वहां से भागे जान बचाकर। हाँ, और वो इतने डरे हुए थे कि बिना टायर बदले उस पंचर गाड़ी को लोहे के रिम पर ही भगा ले गए वहां से। रिम पर ही? बिल्कुल। मतलब वो किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहते थे। बिल्कुल। वो जैसे तैसे जयपुर के एक होटल में पहुंच गए, लेकिन अफसोस वो अंधेरा उनके साथ आ चुका था। वो शक्ति उनके पीछे आ गई थी। हाँ, रात में अरमान को महसूस होता है कि वही हैंडपंप वाली महिला उसकी छाती पर बैठी है। वो उसे जांघों से जकड़े हुए हैं और उसकी गर्दन दबा रही है। अब देखो, यहाँ कोई भी सामान्य डॉक्टर इसे सिर्फ स्लीप पैरालिसिस का नाम दे देगा। हाँ, जब इंसान सो रहा होता है पर दिमाग जाग जाता है। बिल्कुल। उस स्थिति में अक्सर इंसान को अभी छाती पर किसी भारी चीज के बैठे होने का भ्रम होता है। मैं भी यही तर्क देने वाली थी। अगर ये घटना यहीं खत्म हो जाती तो हम इसे एक भयंकर ट्रॉमा मान सकते थे, या मास हिस्टीरिया। हाँ, कि जंगल के डर ने उनके दिमाग पर असर किया। लेकिन अगले दिन खाटू श्याम के पास एक दूसरे होटल में चीजें स्लीप पैरालिसिस की सीमा से बहुत बाहर निकल जाती हैं। ऐसा क्या हुआ अगले दिन? अरमान का शरीर अचानक पत्थर की तरह अकड़ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। बाप रे। और वो एक ऐसी खौफनाक मुस्कान देता है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और फिर वो बोलता है। क्या बोलता है? वो कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। यहाँ से चले जाओ वरना बर्बाद कर दूंगी। तो इसका असल मतलब क्या है? ये कोई मति भ्रम तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। मति भ्रम एक व्यक्तिगत मानसिक स्थिति होती है। लेकिन जब शरीर की भौतिक संरचना ही बदलने लगे, जब आवाज की पिच अमानवीय हो जाए
और एक अलग ही चेतना उस शरीर से बात करने लगे। तो हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के सीमित दायरे में नहीं रख सकते। ये पूर्ण नियंत्रण मतलब पोजेशन का क्लासिक मामला बन जाता है। इसके बाद वो लोग लखनऊ वापस आते हैं और परिवार जो करता है वो और भी दिलचस्प है। परिवार सबसे पहले क्या करता है? वे सबसे पहले एक मनोचिकित्सक को, एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं और यही वो घटना होती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वो डॉक्टर वाली घटना? हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं, अपनी वैज्ञानिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये तो साइकोलॉजी एरर है या मसल्स कोलैप्स है। लेकिन अरमान अचानक उठकर उनकी ही गर्दन पकड़ लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यहाँ अपनी सीमाएं लांघने वाले डर के आगे बस अंधेरे में तीर चला रहा था? देखो, ये आधुनिक विज्ञान के अहंकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे? चिकित्सा विज्ञान इस बुनियादी उसूल पर काम करता है कि हर लक्षण का एक जैविक या रासायनिक कारण होना ही चाहिए। कोई बीमारी या वायरस? हाँ, और जब उन्हें वो कारण नहीं मिलता तो वे मनगढ़ंत तकनीकी शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जैसे साइकोलॉजी एरर। बिल्कुल। डॉक्टर का वो डायग्नोसिस दरअसल उस अज्ञात के प्रति उसकी अपनी घबराहट को छुपाने का बस एक तरीका था। सही कहा। लेकिन उस अमानवीय शक्ति ने उस डॉक्टर पर शारीरिक हमला करके विज्ञान को उसकी औकात याद दिला दी। और जब विज्ञान हार गया तो परिवार ने धर्म का रुख किया। उन्होंने एक मौलाना को बुलाया। मौलाना ने अरमान को एक तावीज बांधने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में बताया गया है कि जैसे ही तावीज ने अरमान की त्वचा को छुआ तो क्या हुआ? वहां की स्किन बुरी तरह जलने लगी। तावीज ने काम ही नहीं किया। और इसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए इस पूरी पड़ताल का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। आप उस बहुभाषीय और बहुधार्मिक प्रतिक्रिया की बात कर रही हैं। झटका तो तब लगा जब वो लड़का जो जन्म से मुस्लिम है अचानक एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। ये तो सच में बहुत अजीब है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिजोफ्रेनिया का कोई बहुत चरम रूप नहीं हो सकता, जहां दिमाग ट्रॉमा से बचने के लिए अलग-अलग व्यक्तित्व गढ़ लेता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और कोई मनोवैज्ञानिक शायद यही निष्कर्ष निकालेगा भी, है ना? लेकिन सिजोफ्रेनिया में इंसान का दिमाग खंडित हो सकता है, पर वो उन भाषाओं या मंत्रों का पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारण नहीं कर सकता जो उसने अपने जीवन में कभी सीखे ही नहीं। ओह, ये तो है। जो चीज पता ही नहीं वो दिमाग कैसे बोलेगा? बिल्कुल। ये जो घटना है इसे पारलौकिक विज्ञान में मल्टी एंटिटी पोजेशन कहते हैं। मतलब शरीर पर एक नहीं बल्कि कई शक्तियों ने कब्जा कर लिया था। सही कहा, एक से ज्यादा शक्तियों का कब्जा। और मौलाना का तावीज विफल क्यों हुआ? क्योंकि इंसानी धर्म, तावीज, मंत्र ये सब एक खास तरह की मान्यता प्रणाली, एक बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं। लेकिन जो शक्ति अरमान के अंदर थी वो मानव निर्मित धर्मों की सीमाओं से बहुत पुरानी और कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मतलब उसे हिंदू या मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। उस शक्ति के लिए अरमान का शरीर सिर्फ एक हार्डवेयर था जिसे उसने पूरी तरह से हैक कर लिया था। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, एक हैक किया हुआ सिस्टम। हाँ। इसके बाद घर में अरमान की हरकतें और भयानक हो गई। उसका सीढ़ियों पर उल्टे पांव चढ़ना, कभी बच्चों की तरह रोना तो कभी ब्रह्म राक्षस जैसी भारी आवाजें निकालना। परिवार तो पूरी तरह से टूट चुका होगा। बिल्कुल। जब विज्ञान और सामान्य धर्म दोनों ने हाथ खड़े कर दिए तब आखिरी उम्मीद के तौर पर अघोरियों और मसान के तांत्रिकों को बुलाया गया, जो इन शक्तियों से सीधे निपटते हैं। और उन तांत्रिकों ने जो सच बताया वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उन्होंने गुंगन मसानी की असलियत उजागर की होगी। हाँ, तांत्रिकों ने मुआयना करने के बाद कहा कि आप जिस अरमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अब उस शरीर में है ही नहीं। मतलब उसकी आत्मा ही नहीं है वहां? बिल्कुल। अरमान की अपनी मूल आत्मा उस शरीर से पूरी तरह से निकाली जा चुकी थी। बाप रे। अब वो शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन था जिस पर गुंगन मसानी का पूरी तरह कब्जा था। यहाँ हमें ये समझना होगा कि गुंगन मसानी का ये जो सोल एक्सट्रैक्शन या आत्मा को निकाल लेने का कॉन्सेप्ट है, ये सामान्य भूत प्रेत की कहानियों से कैसे अलग है? वो कैसे? सामान्य मामलों में कोई बाहरी शक्ति इंसान के अंदर घुसकर उसकी चेतना को दबा देती है, उसे कंट्रोल करती है। हाँ, लेकिन इंसान की अपनी आत्मा वहीं रहती है, अंदर ही संघर्ष करती हुई। पर गुंगन मसानी बहुत अलग है। वो क्या करती है? ये एक परजीवी की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह काम करती है। ये मूल चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर देती है या शरीर से हमेशा के लिए बाहर फेंक देती है। ओह! इसलिए अघोरियों ने कहा कि अरमान अब वहां है ही नहीं। और ये शक्ति इतनी खौफनाक है कि बड़े-बड़े तांत्रिक भी इसे सिद्ध नहीं कर पाते।
इसे बांध नहीं पाते। उन तांत्रिकों ने परिवार को जो सलाह दी वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। क्या सलाह दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरमान के शरीर को वापस उसी जंगल में, उसी हैंडपंप के पास छोड़ाओ। अपने ही बेटे को जंगल में छोड़ाओ? हाँ, और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये मसानी पूरे परिवार को एक-एक करके खत्म कर देगी। बाप रे। अब आप ही बताइए, कोई भी परिवार अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने भी मना कर दिया। मानवीय दृष्टिकोण से ये फैसला बहुत क्रूर लगता है, लेकिन तांत्रिक उस शरीर को एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक संक्रमित स्रोत या इन्फेक्टेड सोर्स के तौर पर देख रहे थे। जैसे कोई खतरनाक वायरस। बिल्कुल, जैसे किसी सड़ते हुए अंग को शरीर से काटना पड़ता ना, ताकि बाकी शरीर को बचाया जा सके। जब परिवार ने मोहवश ऐसा नहीं किया तो वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। बिल्कुल वही हुआ। उस मसानी ने अपना संक्रमण घर में फैलाना शुरू कर दिया और कोई भी चपेट में आ गया। हाँ, परिवार के एक और सदस्य में बिल्कुल वैसी हरकतें शुरू हो गईं। उल्टा चलना, भयानक आवाजें निकालना और अंततः उस दूसरे सदस्य की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है। हाँ, इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग वाला अंत नहीं है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो आखिर में क्या किया परिवार ने? अंत में हार मानकर परिवार को तांत्रिक विद्या से अपने पूरे घर को बांधना पड़ा और उन दोनों पीड़ितों को, मतलब अरमान और उस दूसरे मृत व्यक्ति के शरीर को उसी जंगल में, उसी हैंडपंप के पास ले जाकर छोड़ना पड़ा। मतलब इंसानियत और परिवार का प्यार उस प्राचीन और खौफनाक शक्ति के सामने पूरी तरह हार गया। बिल्कुल हार गया। ये उस खौफनाक सत्य की याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमारे नियंत्रण, हमारी समझ और हमारी वैज्ञानिक प्रगति से बहुत दूर हैं। हाँ, जब हम उन पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ विनाश ही मिलता है। सही कहा। इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो ये केवल एक हॉरर स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है आधुनिक अहंकार की। एक डॉक्टर जो अपनी किताबों के बाहर देखने से इनकार करता है। हाँ। युवा जो पीढ़ियों पुरानी चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बनाए हुए सुरक्षा के दायरे, चाहे वो विज्ञान के हों या धर्म के, कितने खोखले हो सकते हैं। और इसी मोड़ पर मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगा जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए आयाम से देखने पर मजबूर करता है। वो क्या है? जब किसी खास जगह, जैसे कि वो जंगल या वो पुराना हैंडपंप, उसे पीढ़ियों से स्थानीय किंवदंतियों द्वारा शापित घोषित कर दिया जाता है, तो क्या सच में वहां कोई प्राचीन पारलौकिक शक्ति निवास कर रही होती है? या फिर इसे एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, क्या सदियों से हजारों लोगों के मन में बैठा हुआ वो सामूहिक डर, वो गहरा विश्वास ही उस जगह को एक जीवंत और खतरनाक ऊर्जा दे देता है? अच्छा। हाँ, पारलौकिक मनोविज्ञान में इसे तुल्पा प्रभाव या तुल्पा इफेक्ट कहते हैं, जहां बहुत सारे इंसानों का विश्वास एक भौतिक शक्ति का निर्माण कर देता है। बाप रे, क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल। क्या इंसानी खौफ ही उन शक्तियों को जन्म देता है जो फिर पलटकर इंसान का ही शिकार करती हैं? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक और सच कहूं तो डरावना सवाल है। क्या हम खुद अपने राक्षसों का निर्माण कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो उनसे बचने का कोई तावीज दुनिया में नहीं हो सकता। आज की इस गहराई से की गई पड़ताल में हमने विज्ञान, धर्म और इंसानी खौफ की उन सीमाओं को छुआ है जिनके पार सिर्फ एक गहरा अंधेरा है। बिल्कुल। इस अंधेरे के बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी ऐसे ही गहरे और अनसुलझे विषय के साथ जुड़ेंगे।